Okay, good morning. This is the 16th lecture today, and so the aim or the objectives or the outcomes that we expect from the this lecture is that you will be able to compare between the three-phase semi-converter drives and three-phase full converter drives. What I find is that the objectives the outcomes which we list at the beginning of the week are actually completed आफ्टर द वीक इज ओवर. मतलब सैटरडे तक हम लोग ये कर पाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना और सारा कुछ. सो स्पीड टॉर्क इक्वेशंस फॉर डीसी मोटर ड्राइव, थ्री फेज डीसी मोटर ड्राइव की, और वेवफॉर्म्स, मोड्स ऑफ ऑपरेशन, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन और कौन सा मोड कब आएगा वगैरह, कंपैरिजन एटसेट्रा, और स्पीड कैलकुलेट द स्पीड एंड टॉर्क फॉर ए गिवन डीसी मोटर ड्राइव. तो एक्चुअली ये लेक्चर 16 की जगह ये बाद में दूसरा एक लेक्चर और एटलीस्ट वन मोर लेक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर completing this particular part. Okay, now this we had seen here. This particular chart helps you in understanding कि कौन सी वाली ड्राइव जो है वो which converter to use for which particular application, और drive selection, because in the last class I think ये हम लोग नहीं कर पाए थे. So how do we select a drive for a given industrial operation? So these are the parameters. Okay, first you will look at the supply available, whether it is single phase, three phase, AC or DC. Okay, but nowadays, as I tell you, that even if you have to control a three phase induction motor, so you will go for first you will because availability is AC only, so you will go for AC to DC and then DC to AC. So because we want to use DC is not available anywhere, and DC drive, DC motor also requires lots of maintenance. So therefore these are the criteria available. And similarly, most of the drives are V by F drives nowadays, variable frequency drives, variable voltage, variable frequency, थ्री फेज इंडक्शन मोटर ड्राइव्स. छोटे एप्लीकेशंस होंगे तो वहां पर आपको कोई स्पेशल मोटर्स वगैरह यूज कर सकते हैं. वो वील कवर इट लेटर, अच्छे से डिटेल में और कवर करेंगे एप्लीकेशन पार्ट. बट मोस्टली थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होती है. और उसके लिए हम कौन कौन से कन्वर्टर यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज साइक्लो कन्वर्टर ऑल्सो, AC टू AC. वी कैन यूज DC टू AC इन्वर्टर ऑल्सो. ओके, या हम AC टू AC वोल्टेज कंट्रोलर भी, मतलब जिसमें भी हम आउटपुट में AC है वो हम यूज कर सकते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए. ओके, तो आउट ऑफ देम कौन सी कब यूज करना है ये सब अभी तो आपको इस स्टेज पर सिर्फ ये समझना है कि these are the factors, these are the parameters for which help you in selection of a drive for a given particular application. अभी इतना ही समझना है. Then as we proceed, तो you will see कि कितनी अलग अलग तरह की ड्राइव्स हैं. हमने देख लिया कि रेटिंग भी होती है, रिपल फ्रीक्वेंसी भी होती है, क्वाड्रेंट ऑपरेशन भी होता है. तो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड. ड्राइव रिवर्सिबल चाहिए तो आपको ड्यूअल कन्वर्टर चाहिए होगा कन्वर्टर में, है ना. सिमिलरली इंडक्शन मोटर में भी साइक्लो कन्वर्टर कब यूज करेंगे, ठीक है, या AC ड्राइव है तो इंडक्शन मोटर कब यूज करेंगे, सिंक्रोनस मोटर कब यूज करेंगे, ठीक है. all these things we will be studying not today but when we start the AC motor drive. पर वो सवाल आपके दिमाग में अभी से होने कि क्या फर्क है साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव में, क्या फर्क है, और नॉर्मल VSI ड्राइव जो है, VSI इन्वर्टर जिसमें यूज होता है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ठीक है, तो वो दोनों में क्या अंतर है. या अगर कोई एप्लीकेशन है तो सिंक्रोनस मोटर कब यूज होगा और कब थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज होगी, कब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होगी. तो these are these factors you all थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने सब पीछे भी पढ़ा हुआ है, but here you have to look at it again from the drives के angles. ठीक. Now rating of the drive, of course rating के लिए हमने देखा कि this is a column. So ये कुछ कुछ limitations या limits हैं rather कि which drive, which converter will be used for which application, है ना. तो कौन सी रेटिंग का लोड होगा, अगर इस रेंज में होगा तो कौन सी ड्राइव यूज होगी.
So this is for the DC drive. Amount of point number 3 is, जब अपन drive select करते हैं हम लोग, तो amount of voltage ripple that can be tolerated. Sometimes whenever you are selling a drive to an industry, so there is a specification that we want. जैसे कि आपको मालूम है कि जब हमें पावर कंपनी जो है, पावर यूटिलिटीज हमें पावर देती हैं, so there is a requirement that the fluctuation should not be more than 1% या 5%. LT में 5% एंड फ्रीक्वेंसी नॉट मोर देन 1%, या कई जगह और कम भी है प्राइवेट कंपनीज में. तो दीज आर द, इसी तरह से रिपल के लिए भी, ड्राइव के लिए कोई कंडीशन हो सकती है सप्लायर के लिए कि योर ड्राइव शुड नॉट हैव अ रिपल मोर देन दिस, वी कैन नॉट टॉलरेट अ रिपल मोर देन दिस. सो दैट उसमें आपको रिपल फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी पड़ेगी. नाउ देखिए, डीसी ड्राइव में ये रिपल फ्रीक्वेंसी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि दीज आर लाइन कम्यूटेटेड ड्राइव, एसी टू डीसी ड्राइव. तो जब वो डिवाइस, आप देख ही रहे हैं कि आप 3 फेज एसी वेवफॉर्म बनाते हैं या सिंगल फेज एसी वेवफॉर्म बनाते हैं, उस वेवफॉर्म से ही क्लियर हो जाता है कि T1 कब तक कंडक्ट करेगा, T2 कब कंडक्ट करेगा, T3 कब कंडक्ट करेगा. तो आपके पास चॉइस बस इतनी है कि आप उसको डिले कर सकते हैं, फायरिंग एंगल. ठीक है, so that is the only point which is there in your hand. Okay, but when we talk of induction motor, तो रिपल को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एटसेट्रा. ठीक है, तो इसमें कन्वर्टर में भी करते हैं. कन्वर्टर में भी पूरा एक हिस्सा लेने की बजाय, जैसे जो आपका VAB आता है, तो वो VAB को अगर तोड़ देंगे, मतलब बीच में थोड़ी सी देर के लिए डिवाइस को ऑफ कर देंगे, फिर से ऑन कर देंगे, तो एक टुकड़े की जगह उसमें ऐसा एक टुकड़ा आएगा, फिर 0 वोल्टेज, फिर दूसरा टुकड़ा. तो आउटपुट अगर ऐसा हम क्विकली कर सकें फास्ट डिवाइसेस की मदद से, तो आपकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी इंप्रूव, कंट्रोल्ड फ्लाई व्हीलिंग और ये सब ऑप्शंस होते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल. बट पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एसी टू डीसी रेक्टिफायर में भी हो सकता है और डीसी टू एसी इन्वर्टर में भी हो सकता है, बट एसी टू डीसी में वो इतना कॉमन नहीं है. रेक्टिफायर में पल्स विड्थ रेक्टिफायर जो पल्स विड्थ वो थोड़ा कम कॉमन है. यूज यहाँ भी हो सकता है फॉर कंट्रोलिंग द रिपल इन द आउटपुट वोल्टेज वेव, because if there are more number of segments, then the frequency will be different. ठीक है, then reversible non reversible drive, ये तो मालूम है कि अगर reversible drive चाहिए तो हम कौन सी यूज कर सकते हैं. अगर 4 क्वाड्रेंट चाहिए, मतलब रिवर्सिबल में भी सिर्फ वोल्टेज इन्वर्ट करना, मतलब फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग. इफ यू रिक्वायर ओनली दिस, तो आपका सिंगल फेज फुल कन्वर्टर जो है, ये तो 3 फेज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, बट सिंगल फेज फुल कन्वर्टर इज ऑल्सो अ डबल क्वाड्रेंट कन्वर्टर. So you can use any double quadrant converter if you want only forward motoring and forward braking. But अगर regeneration करना है, उस केस में फिर 4 quadrant या आपकी ड्राइव हो जाती है. और रिवर्सिबल चाहिए तो भी ड्राइव को अगर रिवर्स भी करना है, तो अगेन इन दैट केस आपको फिर 4 quadrant ड्राइव चाहिए, because so that operation in all quadrants is available. So these are the factors. ठीक है, clear? It is clear to you all these factors? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ठीक, ओके. तो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एनीवेयर, वो पूछ लीजिए, तो फिर मुझे समझ में आता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है. जो हम 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं, वो भी एक वोल्टेज और करंट में भी 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन हम शो कर सकते हैं. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ, ये तो हम कन्वर्टर की बात करते हैं, तो वोल्टेज और करंट की बात करते हैं. व्हेन वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द ड्राइव ऑपरेशन, देन 4 क्वाड्रेंट में टॉर्क और स्पीड आ जाएगा. एक्स एक्सिस पे टॉर्क और वाई एक्सिस पे स्पीड. 3 फेज इंडक्शन मोटर में पहुंचते पहुंचते हम पूरा टॉर्क स्पीड पे ही आ जाएंगे. ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में 4 quadrants will be corresponding to torque on the x axis and speed on the y axis in radian per second. Speed in radian per second. Whereas इन यहाँ पर अभी हम जब कन्वर्टर की बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज रिवर्सल और इस तरह से अभी समझा रहे हैं, वोल्टेज और करंट लेके समझा रहे हैं. बट सेम इज अगेन रिवर्स और फॉरवर्ड उसमें भी आ रहा है. जब भी हम फॉरवर्ड मोटरिंग या फॉरवर्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, तो ड्राइव क्लॉकवाइज घूम रही है. और जब ड्राइव को रिवर्स कर दिया है हमने, तो रिवर्स मोटरिंग एंड रिवर्स ब्रेकिंग आ गया. ठीक है, तो सिमिलरली करंट की जगह हम टॉर्क ले सकते हैं और वोल्टेज की जगह हम स्पीड ले सकते हैं. इस तरीके से वो भी 4 क्वाड्रेंट आपकी ड्राइव हो जाती है. नाउ ये है कि हम लोग whatever whichever equations etc we write, you know, whatever the mathematical analysis we do,
स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस, क्योंकि जो वेवफॉर्म्स हमने बनाए हैं दे आर गिविंग यू द टाइम रिस्पॉन्स। मतलब आपके एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी है, तो टाइम के साथ अपन वेरिएशन बता, जबकि जो टॉर्क कैलकुलेट होगा या कोई और पैरामीटर स्पीड कैलकुलेट होगी, तो वो हर स्पीड को भी हम टाइम के साथ प्लॉट करेंगे क्या? नहीं, वी विल नॉट बी प्लॉटिंग द स्पीड विथ रेफरेंस टू टाइम। स्पीड वगैरह को हम कांस्टेंट मानेंगे, स्पीड को हम टॉर्क के साथ देखेंगे। तो दैट मीन्स जबकि एसी की जो साइकिल है वो तो 50 बार, एक बार में 50 साइकिल एक मिनट के अंदर हो रही है, मिनट के अंदर। तो ये वोल्टेज वेवफॉर्म्स जो है वो टाइम के साथ हम प्लॉट करते हैं। बट व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट टॉर्क स्पीड एटसेट्रा, सो वी हैव टू फाइंड आउट द इफेक्टिव वैल्यू कि ये पूरी 50 साइकिल्स हैं और इतनी इतना इतना ऐसा वोल्टेज आ रहा है, तो अल्टीमेटली इसके कारण कितनी हीट हो रही है प्रोड्यूस, या कितने लॉसेस हो रहे हैं, या क्या टॉर्क हो रहा है प्रोड्यूस, या व्हाट स्पीड इज देयर। तो वो जो स्टेडी स्टेट स्पीड निकालते हैं हम, वो जो एक ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ना टॉर्क, जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, लोड की जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होती है टीएल, और जो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक टीएम, इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये वाला। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज योर ऑपरेटिंग पॉइंट, विच इज द स्टेडी स्टेट पॉइंट एट विच टीएल इज इक्वल टू टीएम। मतलब हम कहते हैं कि लोड टॉर्क के बराबर ही मोटर ने टॉर्क प्रोड्यूस किया। तो उस एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट को हम स्टेडी स्टेट ऑपरेटिंग पॉइंट अगर कह रहे हैं, और अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या स्पीड होगी, मतलब अगर टॉर्क दिया है तो वी वांट टू फाइंड आउट द स्पीड, या और भी कुछ कि उस समय कितनी एवरेज करंट कितना होगा, कॉपर लॉसेस कितने होंगे, या एफिशिएंसी, कुछ भी अगर हमें और कोई पैरामीटर निकालना है, तो यू विल हैव टू राइट द इक्वेशन। ओके, इक्वेशंस में भी टाइम इक्वेशंस आल्सो, मतलब IA ब्रैकेट में टाइम, तो मतलब करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो जिसमें आप अलग अलग टाइम पे करंट की वैल्यू निकाल सकेंगे, या करंट की एवरेज वैल्यू डायरेक्ट IA और ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ अपन लोग क्योंकि पीएचडी नहीं कर रहे हैं तो हम टाइम इक्वेशंस में नहीं जाएंगे राइट नाउ। वी आर नॉट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड आवर कॉन्सेप्ट्स एंड ट्राई टू अप्लाई दीज थिंग्स टू सम मोटर। अगर कोई, जैसे जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं वो बेसिकली किसी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम से डिराइव्ड होते हैं। इंडस्ट्री में इस तरह से कंट्रोल हो रहा है तो स्पीड क्या होगी, टॉर्क क्या होगा, है ना, फायरिंग एंगल क्या रखना, उल्टा अगर टॉर्क इतना चाहिए, इस स्पीड पे इतना टॉर्क चाहिए, तो फायरिंग एंगल कितना। तो बेसिकली दीज 2 or 3 थिंग्स आर विच आर वेरिएबल्स, है ना। एंड इफ यू चेंज अल्फा, तो अल्फा और VA तो एक तरह से एक ही चीज हो जाती है। सो एनीवे, so certain things we are assuming here for calculating the voltage, torque, current, speed, ये mainly these are the 4 parameters, है ना। और कुछ है क्या, कुछ और है क्या? वोल्टेज, करंट, टॉर्क एंड स्पीड। ठीक है, यही अपने 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग, या तो हम 4 क्वाड्रेंट V और I से लेते हैं, या टॉर्क एंड स्पीड से लेते हैं। ठीक है, तो और भी कुछ निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, जैसे वोल्टेज अक्रॉस SCR या और कोई पैरामीटर। तो वॉट एवर इक्वेशंस वी राइट, यू सी, these 4 are assumptions। पहले भी हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा, बट इन ऑल AC DC दोनों में है ये, इसलिए अब हम बता रहे हैं इसको। तो इसमें what are we assuming? We are assuming the SCRs to be ideal switches. You see, if the SCRs, if the SCRs are not ideal switches, okay, then in that case, स्क्रीन शेयर आपका चला तो नहीं गया, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू, ओके जस्ट कंट्रोल लेने की। resume share. हो गया, शेयर आ रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ, एक्चुअली क्या Yes, होता है yes. इसमें बीच बीच में मेन्यू वो गायब हो जाता है, लेजर पॉइंटर या कुछ लेने जाओ ना तो डिस्टरबेंस आता है। ओके, सो आई वाज ट्राइंग टू टेल यू दैट इफ द स्विचेस आर नॉट एज्यूम्ड आइडियल, ओके, तो देन लाइक सपोज ये आपका वोल्टेज वेवफॉर्म है लाइक दिस, एंड यू आर फायरिंग यहाँ पर, दिस इज योर अल्फा। तो और आपने क्या अज्यूम किया कि डिवाइस ऐसे ऑन हो गया एकदम से इंस्टेंटेनियसली, है ना, इंस्टेंटेनियसली, मतलब स्ट्रेट लाइन, जैसे ही फायर हुआ तो वोल्टेज यहाँ पे पहुंच गया। तो दैट मीन्स यू आर एज्यूमिंग द स्विचेस टू बी आइडियल। अदरवाइज क्या होगा कि स्विच को ऑन होने में और ऑफ होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो एकदम से स्विच ऑन नहीं होगा, देयर विल बी अ डिले हियर, वी आर नॉट एज्यूमिंग दैट। तो
यही यहाँ पर यही this is what we are trying to say. This is what we are trying to say that SCRs are assumed ideal. और आइडियल स्विच की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है ना. आज से फाइनल ईयर का एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो अभी तो उनका एमसीक्यू बेस्ड ही है, लेकिन आगे पीछे अगर ऐसे ही दिसंबर तक, वैसे तो मुझे लगता है शायद कॉलेज खुल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके लोग इतना आप कोरोना से डर नहीं रहे हैं, तो आपका प्रोबेबली एग्जाम पेन पेपर मोड में ही होगा प्रोबेबली, है ना. सो दैट इज वाई अपन लोग ये जो भी नोट्स हैं आपके, दे विल बी ऑलमोस्ट सफिशिएंट टू यू. एंड मैं आपका क्वेश्चन बैंक एक और सेपरेट, पुराना क्वेश्चन बैंक तो चढ़ा ही हुआ है, बट आपको अभी जो क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ा रहे हैं, उसका भी क्वेश्चन बैंक मोस्टली आपके असाइनमेंट से और पीपीटी से रहेगा. तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्विच. तो उस केस में ये जीरो ऑन स्टेट वोल्टेज, जीरो लीकेज करंट, है ना, जब ड्राइव ब्लॉक कर रही है. और सिमिलरली पीछे भी हमने जो है वो आइडियल स्विच की देयर आर नो लॉसेस, ये सब अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है. और यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट आर द assumptions व्हेन वी राइट द इक्वेशन. ओके, तो इस तरह के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं. So switches are ideal, armature resistance and inductor are also, inductance are assumed to be constant, मतलब स्किन इफेक्ट नहीं है. ये सब चीजें पीएचडी में इंक्लूड करते हैं. इफ समबडी, व्हेन पीपल आर डूइंग पीएचडी, देन ये ज्यादा डिटेल में हम ओवरलैप और अदर थिंग्स को ड्राइव्स में कंसिडर करते हैं. अदरवाइज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लेते हैं, ड्राइव्स में इसको हम नहीं लेते. तो सभी ड्राइव्स में मोस्टली ये these are the assumptions whenever you are calculating, whenever you are writing equations for the parameters voltage, current, torque and speed. Similarly motor speed is also constant. Okay, तभी तो आपका EB हम constant ले लेते हैं waveform में, है ना. Otherwise if V is changing, VA is changing and load is fixed, तो EB भी change हो जाएगा. But we assume that back EMF is also constant, motor speed is constant. टॉर्क को हालांकि हम फ्लक्चुएशन मानते हैं क्योंकि करंट का रिपल होता है, तो टॉर्क का फ्लक्चुएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी वांट. स्टेडी स्टेट टॉर्क लिखना है तो टॉर्क को भी कांस्टेंट ही मान लेंगे. फोर्थ assumption इज दैट सोर्स इंडक्टेंस इज नेगलेक्टेड. तो देयर इज नो, ये तो हो गया मोटर का इंडक्टेंस, लोड इंडक्टेंस, है ना. अगर लोड में कोई भी इंडक्टेंस है, मोटर में इंडक्टेंस है, या एडिशनल इंडक्टेंस डाला हुआ है ड्राइव में, वी कैन इंसर्ट एडिशनल इंडक्टेंस आल्सो टू रिड्यूस द रिपल. तो ये वाला वो इंडक्टेंस हो गया. ये कौन सा इंडक्टेंस है? सोर्स इंडक्टेंस. ये अलग. सोर्स इंडक्टेंस मींस आपने देखा है जो भी हमने डायग्राम्स बनाए कन्वर्टर के, कहीं पे भी इंडक्टेंस नहीं बनाया है, सीधे सीधे सोर्स ले लिया. बट एसी सोर्स आल्सो हैज ए इंडक्टेंस. इफ दैट इज इंक्लूडेड, तो डिवाइसेस के बीच का ओवरलैप हमें कंसिडर करना पड़ेगा. तो इनकमिंग डिवाइसेस एंड आउटकम आप लोगों ने पढ़ा होगा बीटेक में, या हो सकता है पावर कन्वर्टर्स में भी पढ़ा होगा. तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर करंट वेवफॉर्म दिखाएंगे दो स्विचेस के बीच की, तो इस तरह से दिखाएंगे कि एक एससीआर की करंट ऐसे फॉल हो रही है, जीरो हो रही है, और दूसरे एससीआर में वो राइज हो रही है. एंड दिस इज द ओवरलैप टाइम वेयर बोथ एससीआर्स आर कंडक्टिंग. मतलब T1 T2 भी कंडक्ट कर रहे हैं. ये जो करंट आ रही है, ये किसकी वजह से आ रही है? T1 और T2 की वजह से. ठीक है, दिस इज करंट. and this current is due to the other two SCR pair, अगर अपन सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, है ना. तो ये T1 and T3 and ये T2 and T4, this one is T2 and T4. तो अभी हमने क्या एज्यूम किया है, ये बीच का पोर्शन हमने एज्यूम नहीं किया. हम करंट को कॉन्स्टेंटली ऐसा ले रहे हैं कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सीधे वो चली गई है. ये चारों डिवाइसेस ऑन है, चारों डिवाइसेस ऑन है. ये कब अपन लेते हैं? व्हेन वी कंसीडर द सोर्स इंपीडेंस, सोर्स इंडक्टेंस, देन ये इंस्टेंटली, और ये वाला कि वो इंस्टेंट टर्न ऑन टर्न ऑफ नहीं है, तो फिर आप ऐसे लेते हैं. तो उस केस में बिकॉज ये एक छोटा सा ओवरलैप पीरियड रहता है, दिस इज द ओवरलैप पीरियड, ओमेगा टी इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, तो दिस ओवरलैप पीरियड में द ड्राइव, because all the devices are conducting, so therefore in this period the voltage also differs. Otherwise हम क्या मान रहे हैं, करंट का वेवफॉर्म हम ऐसे सीधे ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक T1 T2 से चली, फिर ऐसे गई T3 T4 से, ऐसे ऐसे करंट लेते जा. ठीक है, कि इतनी देर इस डिवाइस से थी, फिर इतने से थी, कुछ ऐसे रिपल टाइप के अलग अलग. ठीक है, और उसमें भी कैसे लेते हैं कि करंट ऐसे बढ़ रही है,
कब तक बढ़ रहा है? जब तक V इज ग्रेटर देन E, उसके बाद करंट डिक्रीज हो रहा है। di by dt इज नेगेटिव व्हेन E इज ग्रेटर देन VB। इस तरह से कर करके अपन ऐसे ऐसे वेवफॉर्म लेते हैं। अब क्या यहाँ पे ओवरलैप अगर बीच में कहीं आया कहीं पे भी, तो ये बीच में ऐसे करंट यहाँ पे न जाते हुए नीचे आ जाएगी। ठीक है, यू गेट मी? समझ में आ रहा है? पढ़ा भी है आप लोगों ने, बट यहाँ पर जस्ट एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। सो अगर सोर्स इंडक्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं तो फिर इस चीज का कोई काम नहीं है ना, फिर कोई ओवरलैप नहीं है। एंड आपने देखा कि वॉट एवर वी हैव स्टडीड वी हैव नॉट इंक्लूडेड in this particular course, whatever we have studied, we have not included the source. ठीक है? So now moving ahead, these four are the assumptions. So you may be asked to write this. तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा नोट्स से। तो इसी के बेसिस पर क्वेश्चन बैंक, दोबारा न्यू क्वेश्चन बैंक जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, वो भी मैं टाइम टू टाइम शेयर करती जाऊंगी। और जो भी आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं, वो आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन मोस्टली उस तरीके के आ सकते हैं, एक्सेप्ट मैटलैब वाला। तो दैट इज वाई आपको असाइनमेंट में पूरे वोल्टेज वेवफॉर्म्स, ड्यूअल कन्वर्टर के, सेमी कन्वर्टर के, सिंगल फेज, 3 फेज, सभी के आपको ड्रॉ करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ कंपैरिजन ऑफ, ये कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हमने पूरा पढ़ा नहीं है। कंपैरिजन ऑफ ए फेज कंट्रोल्ड मिड पॉइंट कन्वर्टर, है ना, विद ब्रिज कन्वर्टर। मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट कन्वर्टर में हर जगह M आएगा और उसके बाद पल्स नंबर आएगा, और ब्रिज कन्वर्टर में B और पल्स नंबर आएगा। इफ इट इज अ फुल कन्वर्टर तो B4 आएगा। ठीक है, और इफ सॉरी B2 आएगा, एंड इफ इट इज अ 3 फेज कन्वर्टर तो B6 आएगा। मिड पॉइंट कन्वर्टर है तो MM आएगा। तो M के बाद जो नंबर लिखते हैं वो पल्स नंबर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि देयर इज अ लेट अस से देयर इज अ B3 कन्वर्टर, सो व्हाट इज द पल्स नंबर? तो पल्स नंबर इज 3। ठीक है, एंड B3 कन्वर्टर मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ 3 पल्स कन्वर्टर, so this may be a 3 phase half wave rectifier, or it may be a 3 phase semi converter. आई होप कि आपको ये टर्म्स अब फेमिलियर हैं, क्योंकि अपन लोगों ने सबके डायग्राम्स बनाकर, और ये बिल्कुल अगर नहीं है तो अकेले में कभी भी बैठकर आप समझ लीजिए कि कौन सा हाफ वेव कौन सा फुल वेव। ठीक है ना, तो विच वन, मतलब आपको एकदम सर्किट दिमाग में आना चाहिए, उसका इक्वेशन भी दिमाग में। ओके, तो ये क्वेश्चन उस दिन परसों डिस्कस हुआ था कि इन मिड पॉइंट कन्वर्टर द पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस द SCRs ड्यूरिंग ब्लॉकिंग स्टेट इज 2 times VM, while in bridge converter it is VM only. ठीक है, तो SCR को VM ही ब्लॉक करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे 2 times VM ब्लॉक करना, डबल हो जाता है। Similarly, for the same rating of SCRs, the power handled by midpoint converter will be half of that of the bridge converter. ये आपको मैम स्क्रीन में मूव नहीं हो रही है मैम, पेजेस में उसके मूव नहीं हो रहे। अच्छा, ये वाली स्लाइड आ नहीं रही है क्या, कंपैरिजन वाली आपको? नो मैम, अच्छा, मैं स्टॉप मैम वो शेयर करके फिर फर्स्ट से पेज मैम शो हो रहा है। अच्छा, अभी तक कोई भी नहीं आया आपको? मैम स्टार्टिंग में आ रहा था, आ रहा था, अभी पता गया नहीं था। एकदम से। ठीक ठीक, मैं अगेन करती हूँ, इसको बंद करके फिर से स्टार्ट करूँ ना, तो समहाउ ठीक हो जाता है। क्या हो रहा है पता नहीं, इसको बंद करना पड़ेगा। बंद कर दो ना, तो ये कई बार फिर अपने कंट्रोल में ही नहीं आ जाता है। व्यू स्टॉप करिए। इसमें क्या बीच बीच में ना पूरा कंट्रोल चला ही जाता है, मतलब ना ये एक साइड में आता है ना अपनी कोई फाइलें खुलती हैं, कभी कभी ये बहुत परेशान करता है। सभी तरह की क्या लिमिटेशंस हैं ही, लेकिन इस पीरियड में बिकॉज क्लासेस नहीं चल रही हैं तो अपने पास भी कोई चारा नहीं है ना। मैं फिर से शेयर करती हूँ। अब आ रहा है आपको? शेयर हो रहा है? नो मैम, नो।
कुछ भी नहीं हो रहा है? फिर से स्टॉप करके करती हूँ अब मैं। ये असल में बंद था ना, अभी मैंने इसको ऑन किया है। शेयर स्क्रीन। अब दिख रहा है? यस लोड हो रहा है? लोड हो रहा है? हाँ ठीक है। जब भी नहीं हो तो बता देना, है ना, तभी तो इंटरेक्टिव क्लास है। तो ये जो चारों हैं, मैंने इसके वो एनोटेशंस तो हटा दिए हैं पूरे। तो ओवरलैप वगैरह आपको दिख रहा था कुछ कि नहीं दिख रहा था? सोर्स इंडक्टेंस और वो सब जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, जब अगर नहीं दिखे ना तो उसी समय आप बता दीजिए, ठीक है? तो वही जब कभी डेटा की थोड़ा स्पीड की प्रॉब्लम आती है ना नेटवर्क की, तो ये फिर वो हो जाता है तब। अदरवाइज बिल्कुल बढ़िया चलता रहता है। अगर आप चैट भी, मेरे ख्याल से अगर चैट में भी भेजेंगे ना तो शायद वो भी एकदम से स्क्रीन पे आ जाएगा। तो अगर नहीं दिख रहा हो या कुछ हो तो बता दीजिएगा, है ना? सो दैट यू इट बिकम, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो सो दैट जब आप पढ़ोगे ना किताब से, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो ये कंपैरिजन हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? तो कि मिड पॉइंट में और इसमें ब्रिज कन्वर्टर में क्या कंपैरिजन है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब एससीआर जब ऑफ रहता है तो एससीआर के अक्रॉस पूरा वोल्टेज आ जाता है। जब एससीआर ऑन होता है तो उसका वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो रहता है। आइडियल स्विच मानेंगे तो जीरो वोल्टेज रहता है, ठीक है? सो मिड पॉइंट कन्वर्टर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर लेके जिसमें सेकेंडरी में एक मिड पॉइंट होता है और मिड पॉइंट पे लोड लगा होता है, दोनों जो उसके टर्मिनल्स होते हैं वहां पे एक एक एससीआर, मतलब दो एससीआर से होते हैं। तो जो मिड पॉइंट कन्वर्टर होता है उसमें when the SCR is blocking, उस समय उसके नॉर्मली अगर VM है वोल्टेज, तो ब्लॉकिंग स्टेट में पूरा 2 VM उसके अक्रॉस आ जाता है। मतलब जो आपकी सेकेंडरी साइड है वो 2 VM है पूरी, और लोड को अपन VM दे रहे हैं, तो ये VM और ये VM, यहाँ एक SCR लगा है, एक यहाँ लगा हुआ है। क्लियर है ना ये वाला पॉइंट? अगर नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 1 समझे? नहीं मैम, नहीं। ये नहीं, क्लियर नहीं है कि 2 VM नो क्यों आएगा? मैम। हाँ तो मैं अभी बता, एक मिनट ना, आई विल जस्ट, हर बार कुछ तो भी चेंज ही हो जाता है। पेन लेने में भी मुझे डर लगता है कि उसके बाद फिर वो वापस करने में बहुत दिक्कत करता है। जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें इफ आई क्लिक देन नेक्स्ट स्लाइड आ जाता है। एंड यहाँ से मेरे ख्याल से आज जो है ना नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, इसलिए और ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो इतना नहीं आता। तो व्हाट आई वाज, देखिए मिड पॉइंट कन्वर्टर में क्या होता है, ये अगर आपकी सेकेंड, ओ गॉड कितना मोटा आ गया ये इस तरह से ना, थिकनेस भी एडजस्ट होती है वैसे तो। आ ही नहीं रहा अभी कुछ। हाँ, सो देखिए, ये यहाँ पे प्राइमरी आ गई पूरी, और सेकेंडरी में क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। तो वन स्विच इज हियर एंड वन स्विच इज हियर, ओके, एंड एंड लोड इज हियर, डीसी मोटर इज हियर, ओके, एंड दिस इज द सर्किट। अब डीसी मोटर को एट ए टाइम एक सर्किट वर्क करता है, ठीक है? दैट मींस ये वोल्टेज यहाँ का 2 VM है फॉर एग्जाम्पल, 2 VM नहीं, सॉरी, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब ये वाला VM है, आधा जो है वो VM है, बचा हुआ आधा भी VM है। तो जब ये SCR चलता है तो भी डिवाइस को VM वोल्टेज मिलता है, पीक वोल्टेज इज VM। जब ये वाला चलता है तब भी VM मिलता है, ठीक है? जब जब पोलैरिटी चेंज होती है, नेगेटिव हाफ में ये वाला कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ में ये वाला कंडक्ट करेगा, है ना? जब ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरी सेकेंडरी है, मैं पता नहीं ठीक से बना पाई कि नहीं, और उसका ये मिड पॉइंट है। ये चीज मैं थोड़ा ठीक से बना के आपको बताती हूँ। ये ऐसे बने, ऐसे, और इसके बीच में ऐसा ये पॉइंट है, ये वाली चीज है, ठीक है? अब समझ गए? यहाँ एक SCR, यहाँ दूसरा है, क्लियर? तो ये वाला जो मैम वोल्टेज शो है, ये नहीं हो लोड रहा है। वोल्टेज दिख रहा है? नो मैम, वो शो नहीं हो रहा। फिर से शो नहीं हो रहा। ओहो, वही आज मुझे लग रहा है कि वो नेटवर्क बड़ा स्लो है या कुछ ऐसा है, कुछ प्रॉब्लम।
फिर ये इसको स्टॉप शेयर करना, तभी ना मेरे जो कंट्रोल्स है ना वो भी बहुत स्लो हो रहे हैं। मीन्स मैं पेन ले रही हूँ या मुझे लेजर पॉइंटर बीच में दिखता है, बीच में दिखता ही नहीं है। आई विल अगेन स्टॉप एंड ऑन। ये कन्वर्टर फिर भी आपको दिखता ही रहेगा। ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये जो मैंने ड्रॉ किया वो दिख रहा है कि वो भी नहीं दिख रहा? नो। नहीं ना। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपकी सैटरडे को थोड़ा सा मेरे ख्याल से लोड कम रहता है, क्योंकि लोग कम काम कर रहे होते हैं ना। अब आ रहा है क्या बताना, धीरे धीरे लोड अगर होगा तो। कंपैरिजन में स्लाइड शो हो रही है। कंपैरिजन वाली पिछली वाली, ओके। कंपैरिजन ऑफ फेस कंट्रोल मिड पॉइंट एंड ब्रिज। हाँ, वही हो रही है ना, कंपैरिजन ऑफ फेज कंट्रोल मिड पॉइंट कन्वर्टर। और नीचे ये दिख रहा है जो मैंने ड्रॉ किया? नो मैम। ये नहीं दिख रहा है, ये कैसा? ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ, मैं फिर से करती हूँ, तब शायद आपको दिखेगा। वी हैव टू बेयर विद जो भी सिचुएशन है ना। देखिए मिड पॉइंट कन्वर्टर कैसे होता है वो मैं आपको बता, अब दिख रहा है क्या? ड्रॉ कर रही हूँ तो कुछ दिख रहा है? मैम अभी तक सिर्फ पेंसिल मार्क आया है मैम। पेंसिल अच्छा, का मैम वो तो टूल थोड़ा को। शायद थोड़ा स्लो होगा आई थिंक, है ना। देखो आ रहा है आगे कुछ? नो मैम, नहीं आ रहा। नहीं, नो मैम वो पेंसिल बस ट्रांजिएंट पे ही मैम रह गई है, उसके नीचे कहीं मतलब मूवी हाँ नहीं कर रही वही है। कुछ मैं अगर अपना वो ऑफ करके देखती हूँ, हो सकता है कि मेरे डेटा से अगर कुछ, मतलब मुझे तो ठीक बोल रहा है, मुझे नेटवर्क कुछ स्टेबल अनस्टेबल नहीं बोल रहा। बट ये है ना, देखो कर्सर भी नहीं चेंज हो रहा है। एक मिनट, मैं अपना, अगर मुझे अपना वो ऑफ करना है वीडियो, तो वो भी पता नहीं दिख नहीं रहा कहीं पे भी। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। वीडियो भी नहीं दिख रहा कि वीडियो ऑफ करना है। कुछ तो दिक्कत आज हो रही है। स्टॉप वीडियो, मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, है ना। तो आवाज आपको क्लियर आ रही है ना? तो अभी फिर ड्राइव वो यस नहीं मैम करती। ऑडियो स्क्रीन तो दिख मैम रहा? क्लियर है। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं तो लेक्चर यस वैसे मैम। रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो जो रिकॉर्डेड पोर्शन है वो फिर आप लोग देख पाओगे। तो अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आई थिंक उसमें आपको ये वाला पॉइंट दिख जाएगा। और नहीं तो मिड पॉइंट कन्वर्टर खोल के भी देखोगे तो दिख जाएगा। जो सेकेंडरी साइड होती है, उसकी जो आधी सेकेंडरी है उसमें वोल्टेज वीएम है, और बची हुई आधी में भी वीएम है। ठीक है, तो जब एससीआर ऑफ रहेगा तो उसके अक्रॉस पूरा 2 वीएम आएगा। जब वो ऑन रहेगा तो लोड को सिर्फ वीएम मिलेगा। बट जब वो एससीआर ऑफ है तो वो पूरा वोल्टेज उसके, बिकॉज दिस वन इज, क्यों 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 आएगा? क्योंकि मान लो T1 ऑफ है और T2 कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो T1 कहाँ कनेक्टेड है? उसकी अगर आप उसका डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मतलब आधा वोल्टेज जो है वो वीएम है, और बचा हुआ आधा और वीएम है, तो वो 2 वीएम हो जाएगा। ठीक है, डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो 2 वीएम आएगा, बिकॉज T2 इज कंडक्टिंग। तो T2 की वजह से जो ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी का जो नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट, वो डायोड एससीआर T1 के अक्रॉस आ जाएगा। और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो तो कनेक्टेड है ही ऑलरेडी T1 से। पॉजिटिव मतलब ऊपर वाला टर्मिनल, सेकेंडरी का ऊपर वाला टर्मिनल और सेकेंडरी का नीचे वाला टर्मिनल, दोनों के बीच में वोल्टेज कितना हो जाएगा? 2 वीएम। और जब डायोड एससीआर ऑफ है तो वो पूरा 2 वीएम उसके अक्रॉस आ रहा है। तो दैट इज वाई अभी ये जो वोल्टेज है वो, मतलब इफ यू आर यूजिंग अ मिड पॉइंट कन्वर्टर देन यू आर यूजिंग ओनली 2 डिवाइसेस इन प्लेस ऑफ 4। मतलब सिर्फ 2 डिवाइसेस से आपको 2 पल्स कन्वर्टर मिल जाता है। और सिमिलरली 3 फेज की बात करेंगे तो सिर्फ 3 डिवाइसेस से आपको पूरा 6 पल्स कन्वर्टर मिल जाता है। तो यू आर एबल टू सेव इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस। वॉइस इज क्लियर? यस यस मैम। मैम। हाँ, वो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही अपन लोगों ने जो है ना वो रिकॉर्डिंग रखी हुई है। ठीक है, अच्छा अभी 5 मिनट के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको बिल्कुल 5 मिनट का ही ब्रेक देके दूसरा क्लास स्टार्ट करूंगी। ठीक है, सेकेंड लिंक आपको भेज दूंगी, और जो 5 मिनट बाद होगी। तो इस तरीके से
जब when you are choosing, suppose there is a limitation of SCRs, या आपके पास ऑलरेडी 2 SCR पड़े हैं, तो with the help of 2 SCRs you can realize a single phase 2 pulse converter, और जबकि ब्रिज कन्वर्टर में 4 होते हैं। बट फर्क क्या होगा उस केस में, क्योंकि इसमें कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड और आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो अपन लोग वो क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। मतलब जो कंटेंट अभी हम कवर कर रहे हैं पर उसी से रिलेटेड हो और कुछ ना हो, क्योंकि हमें अपना कोर्स भी खत्म करना है। तो जैसे अभी अपन कन्वर्टर्स कर रहे हैं, तो कन्वर्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो वी विल डिस्कस इट क्लास। ठीक है। तो इसमें इनमें फर्क क्या पड़ता है कि आपको 2 SCR से ही काम चल जाएगा, बट वो 2 SCR की रेटिंग उन 4 SCR अगर आपने यूज किए होते, तो कंपेयर टू दैट यू विल हैव टू यूज डिवाइसेस ऑफ डबल द रेटिंग। Supposing you are using 220 volt devices for a bridge converter, you require 4 devices. If you use a midpoint converter, then you have to use only 2 devices, but the rating will be 220 into 2. इतनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो इस तरीके से इनका कंपैरिजन है। सेकेंड पॉइंट है कि therefore for the same rating of SCR, power handled by midpoint converters will be half of that of the bridge converters. पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी जो इनकी है वो इनकी कम हो जाएगी सेम कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली द ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इन मिड पॉइंट कन्वर्टर इज डबल ऑफ द लोड। वो तो अपन ने भी डिस्कस किया ही है कि अगर लोड VM है तो मिड पॉइंट पे आपने उसको VM दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो VM प्लस VM 2 VM हो जाएगा। तो इसीलिए पावर रेटिंग भी सेम SCR रेटिंग के लिए पावर हैंडल्ड बाय मिड पॉइंट कन्वर्टर, अगर रेटिंग सेम है, मतलब रेटिंग सेम है, तो मिड पॉइंट वाला हाफ करेगा पावर, लोड आधा ही लोड दे पाएगा। और समझे, और अगर लोड पूरा वो दे रहा है तो वोल्टेज उसके अक्रॉस फिर डबल आएगा। मतलब आपको SCR यूज करने पड़ेंगे जो डबल रेटिंग। इतना कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है, तो आपको थोड़ा खुद बना के देखोगे तो समझ आ जाएगा, और ये पॉइंट सामने रखोगे तो। एंड जो मैंने ड्रॉ वगैरह किया था वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। कि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के क्या डिसएडवांटेजेस। तो मतलब we always want that the SCRs, या rather the converter, the drive should work in continuous conduction mode. So what is why मतलब वैसे समझ में आती है ये बात कि डिसकंटिन्यूअस करंट अगर होगा तो ड्राइव का ऑपरेशन सही नहीं होगा, ये बात समझ में आती है। बट इफ यू हैव टू पुट देम डाउन इन पॉइंट्स, तो पहला पॉइंट ये है कि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन से speed regulation of the motor becomes poor because any increase in the load causes more dip in speed when motor is in discontinuous conduction mode. इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, जब भी लोड बढ़ता है तो किसी भी मोटर की स्पीड घटती है, ये नेचुरल है ना। इफ लोड इंक्रीजेस देन द मोटर स्पीड स्लाइटली डिक्रीज होती है। उसके वो आपका इक्वेशन याद करिए, डायनामिक टॉर्क इक्वेशन। फिर क्या होता है, फिर धीरे से और मोटर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिससे कि जो J/d⁻m/dt टर्म है वो 0 हो जाता है और स्पीड नॉर्मल हो जाती है। पर शुरू में थोड़ी देर के लिए आपकी स्पीड डिक्रीज होती है, विच इज गिवन बाय J/d⁻m/dt। तो लोड इंक्रीज होने से स्पीड हमेशा डिक्रीज होती है। अगर मोटर डिसकंटिन्यूअस मोड में है तो वो ड्रॉप इन स्पीड ड्यू टू इंक्रीज इन लोड विल बी मोर एज कंपेयर टू, मतलब वो जो स्पीड गिरती है वो ज्यादा गिरेगी। ड्रॉप इन स्पीड विल बी मोर इफ द ड्राइव इज इन डिसकंटिन्यूअस मोड। इसका मतलब ये हुआ स्पीड रेगुलेशन पुअर हो गया। स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, फुल लोड स्पीड और नो लोड स्पीड का डिफरेंस। कि अगर मोटर नो लोड पे 1000 RPM पे चल रही थी, ठीक है, मोटर वॉज रनिंग एट 1000 RPM, ओके, एंड जैसे उसको अपन ने लोड किया, अगर हम लोड के साथ स्पीड चाहते हैं, मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट है कि वी वांट कि लोड के साथ स्पीड गिरे, तो कोई बात नहीं है। बट सपोज वी वांट दैट सेम टॉर्क should be, I mean the increased torque should be available at 1000 RPM only, अगर अपन यही चाह रहे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस तो क्या बोला जाएगा कि स्पीड रेगुलेशन, मतलब लोड बढ़ाया तो स्पीड गिर गई, और ज्यादा गिर गई तो स्पीड रेगुलेशन इज पोर। 1000 RPM was no load speed. On load, the speed was, let us say, 800 RPM.
तो स्पीड रेगुलेशन बिकम्स 20%, विच इज वेरी हाई. इतना नहीं होता है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ. एंड विथ ड्राइव, व्हेन यू आर यूजिंग अ ड्राइव, तो स्पीड रेगुलेशन आपका एक्चुअली ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए आइडियली.